हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, सारे हेल्दी एंड वेल्दी होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक आपको मैं इम्पोर्टेंट बात इस चैनल की आपको बता दूं बेटा, कि हमारा लेक्चर सुनने के बाद आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो जो बच्चे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, है ना। तो देखिए क्या है कि आपको एक बार सुनने से तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ समझ में आ जाता है। हाँ, कुछ बच्चों को समझ में आ भी जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, लेक्चर को कम से कम 2-3 बार सुनना है। पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बताइए। और इस चीज की हम आपको गारंटी देते हैं कि जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ये मटेरियल आपको बहुत जगह सोर्सेस से ही मिलेगा। बहुत जगह आपको जाना पड़ेगा, लेकिन देखिए एक ही चैनल पे सब चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो उसका अच्छे से फायदा लीजिए। बात समझ में आई। तो फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सेल की इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम जो चीज डिस्कस करने वाले दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सेल थ्योरी। सो क्वेश्चन आने का चांस रहता है नीट में इस पर्टिकुलर सेक्शन से। तो देखिए आपने 9th क्लास में भी सेल थ्योरी पढ़ा था, और अब आज हम जो सेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं इस चीज की हम आपको एश्योरिटी देते हैं कि सबसे यूनिक होगा और सबसे ज्यादा हम फीचर्स पढ़ेंगे आज के इस सेशन में, और जरूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। तो देखिए सेल थ्योरी, जिस तरह से मैंने बताया कि सेल की डिस्कवरी के लिए भी अलग अलग साइंटिस्ट आए, तो सेल की थ्योरी भी किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दी थी। तो हुआ कुछ यूं कि 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शेल्डेन एंड श्वान। क्या नाम था? शेल्डेन एंड श्वान। तो शेल्डेन ने क्या किया, सबसे पहले स्टडी किया प्लांट सेल। क्या स्टडी किया? प्लांट सेल। और श्वान ने स्टडी किया एनिमल सेल। सो ऑन दैट बेसिस शेल्डेन ने दी अपनी थ्योरी और श्वान ने दी अपनी थ्योरी। एक ने प्लांट के केस में दी, एक ने एनिमल के केस में दी। जब हम सेल थ्योरी को डिफाइन करते हैं, जो क्लासिकल थ्योरी थी, जो पुरानी वाली थ्योरी थी, इन दोनों साइंटिस्ट ने जो व्यूज रखे अपने, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। बात समझ में आई। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो देखिए सेल थ्योरी क्या कहती है, व्हिच वाज गिवन बाय शेल्डेन एंड श्वान। तो एग्जामिनेशन में आपको आ सकता है कि क्लासिकल थ्योरी थी 1839 में। इन्होंने कहा द बॉडी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम सब जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी किससे बनी है? सेल्स की। और उनके प्रोडक्ट्स की, यानी कि सेल के प्रोडक्ट्स क्या है? टिश्यूज। और यही प्रोडक्ट जो है मिल के बाद में जो टिश्यूज हैं, यही हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल और वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसीलिए ही सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि सेल से ही अलग अलग स्ट्रक्चर बने हैं बॉडी के। फंक्शनल क्यों? क्योंकि वही जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। समझ में आई ये बात। अब श्वान ने, जैसे कि मैंने बताया कि शेल्डेन और श्वान ने प्लांट और एनिमल में अलग अलग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो इन द सेम वे श्वान ने ये कहा कि प्लांट और एनिमल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है सेल में, वो ये है कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। जब हम डायग्राम्स बनाएंगे तो उसमें भी आपको ये बताएंगे। बाकी सारे एस्पेक्ट्स में कुछ और भी हैं जिसमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो ये था कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिजिड, फ्लेक्सिबल होते हैं वो, राइट। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्कॉव। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन्होंने कहा हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, या ऐसे कह लीजिए न्यू सेल्स, हमारी बॉडी में जितने भी नए सेल्स बनते हैं ना, वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये हम चैप्टर नंबर, जो इसका चैप्टर 3rd होगा, उस पर डेफिनेटली ये पढ़ेंगे। उसी को ही इन्होंने एक कोड दिया, जिसे कह सकते पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज में एक कोड दिया, जिसको कहा गया ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। ये नीट में 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्कॉव इन 1835। उसके बाद एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम था हैकल।
सो हैकेल ने ये कहा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस उसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, न्यूक्लियस क्या करता है, सारी की सारी जो सेल की इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है और उसी को ही जनरेशन टू जनरेशन वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, जिस तरह से आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, राइट। सो अब हमने क्या करेंगे, ये जो 3 साइंटिस्ट है, शेल्डेन, श्वान एंड विरकाउ, सो इन तीनों के आइडियाज असेंबल किए गए और इन तीनों के आइडियाज को असेंबल करके मॉडर्न सेल थ्योरी रिप्रेजेंट किया गया दुनिया को। तो अगर एग्जामिनेशन में आता है कि क्लासिकल थ्योरी किसने दिया था, तो वो दिया था शेल्डन एंड श्वान ने, और जो मॉडर्न सेल थ्योरी था उसमें आपको ऐड करना है विरकाउ का नाम। सो द मॉडर्न सेल थ्योरी विच इज ऑल्सो नोन एज सेल डॉक्ट्राइन, विच इज ऑल्सो नोन एज सेल प्रिंसिपल, इट वॉज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, शेल्डेन, श्वान एंड विरकाउ। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए रिगार्डिंग द सेल। तो सबसे पहला इन्होंने पॉइंट बोला, लिविंग बीइंग बॉडी हैज सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, हमारी बॉडी सेल की बनी है और जितने भी हमारी बॉडी में पार्ट्स हैं या जितने भी हम फंक्शन कर रहे हैं वो किसके बने हैं, सेल के ही बने हैं। तो याद करिए, सबसे पहला सेल हमारी बॉडी का कौन सा था, जाइगोट। उसी से ही ये पूरे के पूरे सेल्स हमारी बॉडी के बने हैं, पूरी की पूरी बॉडी बनी है, राइट। उसके बाद सेल इज द स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे अराइज हुए हैं, एक ही सेल से अराइज हुए हैं। सो इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी एंड लाइफ जो है इट एग्जिस्ट ओनली इन सेल। अगर सेल नहीं होता, इमेजिन करिए अगर वो जाइगोट ना बना होता तो क्या आप होते, बिल्कुल भी नहीं होते। तो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस हुआ है वो किससे हुआ है, सेल से हुआ है। अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ को इमेजिन कर पाना भी इम्पॉसिबल है, राइट। अब उसके बाद सेल के अंदर क्या होता है, इट हैज ए प्रोटोप्लाज्म, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे डिस्कस करेंगे। इट हैज ए न्यूक्लियस एंड ए सेल मेम्ब्रेन, ये 3 सबसे मेजर कंपोनेंट है। सो प्रोटोप्लाज्म का काम क्या होता है, हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनेल्स को कवर करके रखता है। न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और जो मेम्ब्रेन होती है सेल के जो इनर ऑर्गेनल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। वी विल स्टडी लेटर, राइट। देन सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। अब सेल तो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग दैट कि सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस। सो खैर न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनल ही है, लेकिन अब कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके पास अपना न्यूक्लियस होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के अंदर, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं है इसलिए वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। बट सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसीलिए याद करिए सेल को हम मिनिएचर ह्यूमन बीइंग भी कहते हैं, राइट। अब उसके बाद दुनिया में जितने तरह के भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अब आप देखिए ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में तकरीबन 7 अरब का पॉपुलेशन है। सो ऑलमोस्ट जितने भी दुनिया के ऑर्गेनिज्म है सबका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सबका क्या है, सेम है। तो कितनी एक हैरानगी की बात है, दुनिया का एक इंसान अमेरिका रहता है, एक ऑस्ट्रेलिया रहता है, एक इंडिया रहता है, एक वेस्ट इंडीज रहता है, एक जिम्बाब्वे, लेकिन सबके सेल्स एक ही जैसे हैं। तो ये अब थोड़ा सोचिए कि कितनी हैरानगी की बात है ये। तो वही बात है कि अगर जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे, आप ये मत सोचिए कि वी आर जस्ट स्टडिंग द सेल थ्योरी एंड ऑल। आपको इमेजिन करना है चीजों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, राइट। उसके बाद दे कैन मॉडिफाई देमसेल्व्स। अब ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, सेल्स अपने आप को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। सो दैट्स वाई, क्योंकि सेल अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है जिस तरह की उसको जरूरत होती है, इसीलिए ही हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे आरबीसीज देख लीजिए, उसके बाद डब्ल्यूबीसीज देख लीजिए। अगर ब्लड की मैं बात करूं, ब्लड में आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे कंपोनेंट किसके हैं, ब्लड के। सो क्या होता है, कभी कभी अगर हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का कमी हो जाता है, सो डब्ल्यूबीसी की कमी कभी कभी आरबीसी भी पूरा कर सकता है। अगर आरबीसी कम हो जाए तो डब्ल्यूबीसी भी आरबीसी बना सकता है। ये बहुत अपने आप को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए देखिए 9 सेल्स, ब्रेन के सेल्स अलग से है, मसल के सेल्स अलग से है, बोन्स के सेल अलग से है, आईज के सेल्स अलग से है, ईयर्स के सेल्स अलग से है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उसके बाद
cells can show the phenomena of growth and multiplication. So that's why, क्योंकि उनमें ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होता है इसीलिए सेल का साइज इंक्रीज होता है. क्योंकि सेल का साइज इंक्रीज होता है इसीलिए तो हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है. अगर सेल का साइज इंक्रीज ना करे तो हमारी बॉडी का भी ग्रोथ नहीं हो सकता है. लेकिन ये फीचर किसका है? आप जो ये सोच रहे हैं कि जी मैं इतना बड़ा हो गया, मैं अब 11th क्लास में आ गई हूं, अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये सारी की सारी करामात है उस एक सेल की. बात समझ में आई? अगर कोई बीएससी का बच्चा भी इस सेल थ्योरी को सुन रहा है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. डोंट वरी अबाउट दैट. उसके बाद तो सेल क्या स्टोर करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है किसमें? इन द न्यूक्लियस. सो वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करती है? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करती है. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी. तो यानी कि आप देखिए अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करते हैं थोड़े थोड़े. व्हाई इट इज सो? बिकॉज वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था वो ट्रांसफर हुआ है पेरेंट से आपकी बॉडी में. और ये किसके कारण हुआ था? सेल के कारण. वो सेल कौन सा था? एक था एग सेल और एक था स्पर्म सेल. बात समझ में आ रही है? उसके बाद न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग. ये हमने आपको बता दिया कि नए सेल्स जितने भी आते हैं पुराने सेल्स से आते हैं. अब देखिए तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आए हैं तो दुनिया में देखिए जब लाइफ का ओरिजिनेशन शुरू हुआ था तो सबसे पहले क्या आया होगा? आपको क्या लगता है? सबसे पहले वही चीज आई होगी जिसमें लाइफ थी, दैट इज द सेल. इसीलिए सेल्स को क्या कहा जाता है? हमारे एंसेस्टर. अगर आपको किसी ने पूछ लिया जी भाई साहब बताइए कि आपकी बॉडी का सबसे पहला सेल कौन सा? एंसेस्टर सेल. एंसेस्टर होता है सबसे पुराना. सो वो सेल होगा जाइगोट. बात समझ में आई? उसके बाद दे आर टोटिपोटेंट. टोटिपोटेंट हमने आपको बताया था कि टोटिपोटेंट क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल to get converted into full organism. That property is known as totipotency and that cell is known as totipotent. ये डोमिनेटली प्लांट सेल्स में फिनोमिना पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल्स में हमारी जो बोन मैरो के सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स जिनको कहा जाता है, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है टोटिपोटेंसी की. राइट. अब हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, अब देखिए इतने सारे पॉइंट सुनने के बाद आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो सेल के बिना नहीं हो सकती. हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेल की रिक्वायरमेंट है. बात समझ में आई? लेकिन क्योंकि देखिए अब साइंस में क्या होता है ना, अगर कोई थ्योरी दी जाती है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हजारों आ जाते हैं. सो ये जो सेल थ्योरी के पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस निकल के आई जो इस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती थी. तो अब देखिए क्योंकि अगर सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्शंस का जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. उससे क्या होगा कि आपकी जो क्लैरिफिकेशन है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी ये ज्यादा अच्छे से हो जाएगी. सबसे पहला जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आया सेल थ्योरी को, वो आया द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस और द डिस्कवरी ऑफ वायरस. तो देखिए वायरस क्या है? तो वायरस को मैं डिफाइन करूं, इट इज बेसिकली ए नॉन लिविंग आइडेंटिटी विच इज एक्टिवेटेड ओनली व्हेन इट इज कॉन्टेक्टेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि जब तक वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है तो वो डेड है, लेकिन जैसे वो लिविंग होस्ट के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है? लाइव. और उसमें होता क्या है? एक प्रोटीन की कोट होती है और एक जेनेटिक मटेरियल. केवल दो ही स्ट्रक्चर वायरसेस में पाए जाते हैं. अगेन रिपीट कर रहा हूं, वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है केवल दो ही कंपोनेंट से बना है. One is the genetic material. It can be either DNA, it can be either RNA, and another is the protein coat. तो लेकिन सेल में तो ऐसा था नहीं. सेल में तो सारे ऑर्गेनिजम्स होते थे. इसीलिए वायरस क्या था? एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर था, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म तो था ना. इसलिए अब ये सेल थ्योरी को एक ऑब्जेक्शन आ गया कि सेल तो कहता था कि उसके सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. क्या होते हैं? सारे के सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. लेकिन वायरस में तो सेल नाम का कोई चीज ही नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज एन ऑर्गेनिज्म. बात समझ में? उसके बाद नंबर 2, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी हैव न्यूमरस न्यूक्लियाई. अब सेल थ्योरी क्या कहती थी कि सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं और अलग अलग टाइप्स के सेल्स बनाते हैं. जैसे एक सेल से हमारी बॉडी में नेको टाइप के सेल्स है, बहुत ज्यादा टाइप्स के सेल्स हैं. लेकिन ये एग्जाम्पल आप देखी होगी एनिमल्स में, पोरीफेरा फाइलम में. सो पोरीफेरा फाइलम में एग्जाम्पल है ये
स्पॉन्जेस की। इसकी एग्जांपल है स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस का जो बॉडी होता है, क्योंकि वो सेलुलर लेवल पे होता है, तो उसका जो बॉडी है वो अनडिफरेंशिएट होता है, बॉडी डिफरेंशिएट नहीं हुई होती है, लेकिन स्टिल उसकी बॉडी में न्यूमरस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इनको बोला जाता था कोएनोसाइट्स। क्या कहा जाता था? कोएनोसाइट्स। तो ये हम बताएंगे आपको क्या होते हैं कोएनोसाइट्स। सो इसमें तकरीबन 10 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते थे। तो देखिए, आप मुझे बताइए कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंशिएट ही नहीं हो रही है तो उसमें अलग अलग तरह के सेल्स कैसे पाए जा रहे हैं। सो दिस वाज द ऑब्जेक्शन टू सेल थ्योरी। उसके बाद अब इसी के ऑपोजिट पॉइंट था प्रोटोजोआ। अब देखिए प्रोटोजोआ क्या था? ये यूनिन्यूक्लिएट था, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही सेल पाया जा रहा था, सिर्फ एक ही सेल था, लेकिन इसकी बॉडी तो पूरी की पूरी डिफरेंशिएट थी। इसकी बॉडी में वो सारे के सारे आप कह सकते थे ऑर्गन्स पाए जाते थे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। तो अब वो सेल ही अगर एक है तो बॉडी डिफरेंशिएट कैसे हो सकती है? क्योंकि बॉडी को डिफरेंशिएट करने के लिए सेल को तो डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी कैसे डिफरेंशिएट हुई? तो ये भी क्या था? एक ऑब्जेक्शन था सेल थ्योरी को। उसके बाद सेल थ्योरी कहती है कि हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, लेकिन हमारी बॉडी में जो आरबीसीज होते हैं और प्लांट्स में सिव ट्यूब सेल्स जो होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, बट स्टिल दे आर फंक्शनल। हाउ इज इट पॉसिबल? हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट इट वाज द ऑब्जेक्शन। उसके बाद नंबर 5 है, सॉरी है। उसके बाद सेल थ्योरी ये कहती थी कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म से बना कॉर्क। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोटोप्लाज्म तो लिविंग है, लेकिन जो कॉर्क होता है, कॉर्क क्या होता है? जो आपने प्लांट्स के बाहर जो सबसे बाहर आउटर कवरिंग होती है उसको कॉर्क कहा जाता है। बेसिकली सबसे सिंपल अगर मैं भाषा में बताने की कोशिश करूं तो कॉर्क के सेल्स यूजुअली नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन ये लिविंग होते हैं। तो लिविंग से नॉन लिविंग सेल्स कैसे बने? सेल थ्योरी कहती थी कि लिविंग से लिविंग सेल्स ही बनते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नॉन लिविंग सेल्स, सॉरी लिविंग सेल्स से नॉन लिविंग सेल बन गया। तो दैट वाज आल्सो एन ऑब्जेक्शन। खैर बाद में इन ऑब्जेक्शंस को सबको ठीक कर दिया गया, मतलब ये कुछ एक्सेप्शंस थी सेल थ्योरी की। अब देखिए हमने सेल थ्योरी पढ़ी, तो सेल थ्योरी का सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए कि सेल थ्योरी पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, व्हाट वर द सिग्निफिकेंसेस, कि हमने कौन से रिजल्ट्स पे आए। सबसे पहला जो रिजल्ट था वो था स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में सेल्स एक तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम अपने मुंह से खाना खाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी एक बंदा मुंह से ही खाना खाता है, वो अपने नाक से खाना नहीं खाता है, राइट। और उसके बाद सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सारे ऑर्गेनिज्म में सेल्स सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ वो कहां से हुआ? सेल से ही हुआ। उसके बाद हेरिडिटी, यानी कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर जाता है वो क्योंकि न्यूक्लियस में स्टोर होता है, तो हेरिडिटरी एक्सप्रेशन के लिए भी सेल रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी क्या है? सेल। दैट इज योर होल बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट। सो देखिए हमने आज कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है रिगार्डिंग सेल थ्योरी। 9th क्लास में पढ़े थे 4-5 पॉइंट सेल थ्योरी के, लेकिन आज आपको ये फील हो रहा होगा कि आज हम एक अलग लेवल पे आ चुके हैं। तो इसी के साथ अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को डेफिनेटली लाइक करना। देखिए आप लाइक नहीं करते वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, राइट। सो इसके बाद हम अगले वीडियो सेशन में मिलेंगे कि सेल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं अलॉन्ग विद देयर डायग्राम्स। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बाय बाय।